तो हम लोग जो बात कर रहे थे तो मैंने बताया था आपको कि यूकार्योटिक अगर सेल लें तो सबसे पहले तो सेल मेम्ब्रेन होगा। ये जो बात करते हैं क्या बात की है, सेल मेम्ब्रेन का। और इसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर मैंने बताया था न्यूक्लियस। जहां बात करेंगे यूकार्योट तो न्यूक्लियस तो होगा, और जहां बात करेंगे न्यूक्लियस चार बात आएगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म भी होगा, न्यूक्लियोलस भी होगा और क्रोमोजोम भी होगा। तभी तो हम लोग यहां बात कर रहे हैं यू कैरियोटिक सेल की हम लोग बात करने जा रहे हैं। और इसी में बताया था कि यहां से लेके यहां तक, मतलब ये वाला पोर्शन क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके सेल मेम्ब्रेन तक का डिस्टेंस क्या कहलाया था हम लोग का, साइटोप्लाज्म बोले थे, याद होगा, साइटोप्लाज्म। और मैंने आपको क्या बतलाया, इसी साइटोप्लाज्म में मोस्ट ऑफ द क्या होगा, सेल ऑर्गेनली मौजूद होगा। तो ज्यादातर सेल ऑर्गेनली इसी साइटोप्लाज्म में मौजूद होगा। जैसे हम लोग जो बात करें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बोले तो ई आर इसी साइटोप्लाज्म में होगा। गोल्जी बॉडी इसी साइटोप्लाज्म में होगा, नहीं, और भी है लाइसोसोम इसी साइटोप्लाज्म में होगा। राइबोसोम, यहां भी जो बात करेंगे राइबोसोम इसी साइटोप्लाज्म में होगा। और भी ढेरों ऑर्गेनल है। इवन हम लोग जिसकी आज बात करने जा रहे हैं, जिसका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसी साइटोप्लाज्म के अंतर्गत की बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी यही साइटोप्लाज्म के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे बच्चों। बच्चों जो माइटोकॉन्ड्रिया है यही साइटोप्लाज्म, और मैंने आपको ये भी बतला रखा है कि ज्यादातर जो सेल ऑर्गेनली है साइटोप्लाज्म में ही रहता है। और यही रीजन है कि हम लोग इसको बोलते हैं कि सबसे एक्टिव पार्ट जो सेल का है वो साइटोप्लाज्म है, सबसे बिजी पार्ट जो सेल का है वो साइटोप्लाज्म। लेकिन अब क्या है कि साइटोप्लाज्म में ढेर सारा ऑर्गेनली है, हम लोग को बारी बारी से पढ़ना है। तो हमारा आज का हेडिंग अब क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यही माइटोकॉन्ड्रिया पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया की जो बात करें तो आप लोग बचपन से एक लाइन पढ़ते आए हो, पावर हाउस ऑफ सेल, इसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है कोई तो सबसे पहले ऑब्जर्व किए होंगे। तो फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, नाम था साइंटिस्ट का कॉलिकर। सबसे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया को देखने का काम किए या ऑब्जर्व, नाम क्या है, कॉलिकर सबसे पहले इसको देखे थे। जो माइटोकॉन्ड्रिया है जिसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, तो कॉलिकर सबसे पहले देखे थे। तो क्वेश्चन ये है, देखे तो कहां देखे, कहीं तो देखे होंगे, और कहीं भी देखे होंगे तो सेल के अंदर देखे होंगे। तो कहां देखे थे, तो साइटोप्लाज्म में देखे थे। किसके साइटोप्लाज्म में, कॉलिकर जो फर्स्ट ऑब्जर्व किए थे, तो कॉलिकर कहां देखे थे, तो साइटोप्लाज्म में देखे थे। किसका, इंसेक्ट का। तो इंसेक्ट का जो सेल था, स्ट्राइप्ड मसल सेल ऑफ इंसेक्ट, कॉलिकर ऑब्जर्व इन सेल ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट का स्ट्राइप्ड मसल सेल में सबसे पहले इन्होंने देखा कॉलिकर। बाद में एक साइंटिस्ट आए, बेंडा, सी
बेंडा। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे बता दो, कॉलिकर जो देखे थे, तो ये जो देखे थे तो उन्होंने साइटोप्लाज्म में देखा और ग्रेनुल लाइक अपीयरेंस था, इसीलिए कॉलिकर इसका नाम क्या दे दिए थे? कॉलिकर जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इन्होंने ही बोला था क्या? साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल। और यही साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल आज का क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। आज का माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? यही साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल की बात करते हैं, जो आज का क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म दिया, ये किसने दिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म जो दिया हुआ है, गिवन बाय बेंडा, सी बेंडा। बेंडा नाम के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ही टर्म क्या दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। जो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया टर्म की बात करते हैं, ये किसने दिया? बेंडा नाम के साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया टर्म दिया बच्चों। नहीं तो बेंडा जाता है। ऐसे तो एक साइंटिस्ट और आते हैं, जो मैंने बताया पावर हाउस ऑफ सेल, ये भी तो कोई बताए होंगे। तो पावर हाउस ऑफ सेल जो बताए थे, सिक्विस्ट, सिक्विस्ट नाम के साइंटिस्ट, इन्होंने ये क्या बताया था? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल होता है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया की जो हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो है, इसी को क्या बोला? पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों बोले पावर हाउस ऑफ सेल? क्योंकि यही है जो ग्लूकोज जो होता है हम लोग का C6H12O6 को लेके विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में 38 एटीपी बनाने का काम करेगा। तो ग्लूकोज एनर्जी है, एटीपी भी एनर्जी है, तो एनर्जी कन्वर्जन का काम करता है। ये क्या है? एनर्जी है। और ये भी क्या है? एनर्जी है। नहीं, दोनों तो एनर्जी है। तो एक फॉर्म एनर्जी का दूसरे फॉर्म में जो कन्वर्ट करेगा, वो कौन करता है? यही माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी कन्वर्जन का काम करता है। क्लियर है यहां तक? बढ़ो स्टेप आगे, या लिखना है? नोट्स नहीं मिला है तो आप जब क्लिक कर लीजिए, जल्दी हो जाएगा। अच्छा सॉरी, हम बीच में आ जा रहे हैं नहीं। हो गया? कुछ टेक्स्ट स्लाइड पे कर ले, या नहीं तो चलिए कर रहा है जैसे चलना, ठीक है। इसमें थोड़ा स्लो हो रहे हैं और कुछ नहीं। हो जाएगा तो बोलिएगा। बढ़ जाऊं? हटूं? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। हो गया? चलिए एक स्टेप पर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसी माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर निकालेंगे और बाहर निकाल के देखते हैं, और उसके बारे में कुछ कुछ बात और भी करेंगे। तो फिलहाल मैं इसको क्लीन कर रहा हूं। तो सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उसको अगर बाहर निकाल के आप देखोगे, इस तरह से स्ट्रक्चर दिख रहा था, और इसमें डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो बात करें हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? माइटोकॉन्ड्रिया का।
और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, नहीं, ये क्या है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसमें आउटर मेम्ब्रेन भी है और इनर मेम्ब्रेन भी है। ये आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा क्या है, इनर मेम्ब्रेन। तो दो तरह का मेम्ब्रेन आपको मिल जाएगा, आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया का लेंथ 1 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर का आपको मिलेगा। इसका अगर लेंथ की हम लोग बात करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ लंबाई होगा अपना। तो जनरली हम लोग जो लंबाई की बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आखिर कितना लंबा होता है, तो क्या बता रहा हूं, 1 से लेके 1 to 4.1 माइक्रोमीटर लेंथ का होता है। अब लंबाई मालूम चल गया तो इसका कुछ चौड़ाई भी होगा। तो चौड़ाई कितना होता है इसका, तो चौड़ाई की अगर हम लोग बात करें इसका, ये चौड़ाई, तो माइटोकॉन्ड्रिया का चौड़ाई होता है 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर का होता है। तो लंबाई और चौड़ाई, तो जस्ट लाइक ओवल शेप दिख रहा है आपको, ओवल टाइप का माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है। नहीं बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया की जो बात करें तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सेल टू सेल वेरी करता है। जैसे मेरा ये दोनों हैंड है और मैं राइट हैंड पर्सन हूं, तो मैं राइट हैंड से ज्यादा लिखता हूं। तो मेरे राइट हैंड का यहां का मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और मेरे लेफ्ट हैंड का यहां का मसल्स का माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों में डिफरेंस आएगा। हो सकता है कि यहां पे अभी 500 माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में हो तो इसमें 300 होगा। लेकिन अगर मैं डंबल लेके रोज डंबल करना स्टार्ट कर दूं लेफ्ट हैंड से, तो एक आध सप्ताह बाद, 15 दिन बाद ऐसा भी संभव है कि यहाँ 500 रह गया और इसमें मालूम चलेगा 600 700 800 माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगा एक सेल में। तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिसाइड करता है, डिपेंड करता है एनर्जी नीड पे, कि उस सेल का कितना एनर्जी नीड है। हमारे बॉडी में हर एक सेल का एनर्जी नीड अलग अलग है। जिस सेल का एनर्जी नीड ज्यादा है वहां माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा मिलेगा, जिस सेल का एनर्जी नीड कम है वहां माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम है। और आगे आइए, माइटोकॉन्ड्रिया में जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने बताया इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन, और एक बताया इस तरह से इनफोल्डेड होगा, जिसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, इनर मेम्ब्रेन। नहीं, तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया में। जब भी हम लोग बात करेंगे तो एक तो आउटर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं और दूसरा मैं क्या बोल रहा हूं, ये इनर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। अब इनर मेम्ब्रेन में भी जो बात करें, अंदर देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सब है, क्रिस्टी कहलाता है। प्लस क्या है, दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस जल्दी से बताओ, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, याद है। लेकिन यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया का है तो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस क्या बोलेंगे, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना जो अंदर में मैट्रिक्स होता है, लिक्विड पार्ट होता है, इसको एक स्पेशल नाम दे दिया गया है, मैट्रिक्स। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसी के अंदर, एक्चुअल में ये खुद प्रोकार्योटिक सेल था, तो खुद प्रोकार्योटिक सेल था तो प्रोकार्योट का सारा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स रखा होगा। इसके अंदर आपको क्या दिख जाएगा, सर्कुलर डीएनए दिख जाएगा, प्लस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको दिख जाएगा राइबोसोम, कैसा वाला, 70S राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होता है। प्लस अगर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा एक्टिव है तो इस पे और भी कुछ कुछ दिखता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा एक्टिव है तो इसमें ऑक्सीजोम सब आपको दिखेगा, इस तरह से, पेन चेंज कर रहा हूं, ये इस तरह से ऑक्सीजोम सब आपको दिख जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑक्सीजोम पिन हेड लाइक होता है। यही हेड पे एटीपी बनता है, ऑक्सीजोम के हेड पे एटीपी बनता है,
एटीपी बनाने का काम इनर मेम्ब्रेन करता है? नहीं। तो इसका जो नाम है, ये जो हेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीजोम सब यहाँ पे मौजूद होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो यही माइटोकॉन्ड्रिया है। लेकिन क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया का ढेर सारा कॉमन नेम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का अगर कॉमन नेम पे हम लोग आए तो इसका ढेरों नाम है माइटोकॉन्ड्रिया का। क्या क्या नाम है उस पे आते हैं, लेकिन उससे पहले नोट डाउन कर लीजिए जल्दी। तब एक कहानी सुनाऊंगा, ऐसे तो हम सोचे कहानी हटा दे, लेकिन कहानी नहीं सुनिएगा तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ने का मजा नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन कहानी सुनाएंगे, स्टेप बताएंगे तो टाइम लगेगा। बढ़ो, फास्ट कीजिए। सेव किए थे? कुछ दिन बाद पैनल भर जाएगा मेरे स्क्रीनशॉट से, बाद में पता ही नहीं चलेगा कौन किसका है। हो गया? लिख रहा, फास्ट कीजिए। ये जस्ट एक स्ट्रक्चर का ओवरव्यू दिए कि क्रिस्टी कैसे बनेगा, सर्कुलर डीएनए कहाँ से आ गया, 70s राइबोसोम यूकारियोट में कहाँ से आ गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो सारा का रीजन अब दूंगा। अब बताऊंगा इसके बारे में कि क्यों ऐसा बना, इनर मेम्ब्रेन काहे टेढ़ा मेढ़ा हो गया, हर एक का रीजन है। तो वही है कि कहानी उसके लिए सुनना पड़ेगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सुना दो कहानी, चलिए इसको हटा रहे हैं। पहले कहानी सुनने से पहले एक चीज और देखिए, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका ढेर सारा नाम होता है बच्चों, कॉमन नेम माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया किस किस नाम से जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड, कौन क्या, पावर हाउस ऑफ सेल, बोलते हैं कि नहीं? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, एटीपी मिल के नाम से जाना जाता है, क्या एटीपी बनाता है। तीसरा, सेल विद इन सेल के नाम से जाना जाता है, सेल के अंदर सेल है, अभी बताऊंगा रीजन सेल विद इन सेल क्यों बोलते हैं। चौथा, सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनली है। पांचवा, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली के नाम से भी माइटोकॉन्ड्रिया जाना जाता है। तो सेल विद इन सेल और सेमी ऑटोनोमस क्यों बोलते हैं वो बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोले, क्योंकि एटीपी का जनरेशन कर रहा है, एनर्जी सप्लायर है पूरे सेल में। अगर एटीपी चाहिए कहीं से तो वो माइटोकॉन्ड्रिया ही जनरली बना के भेजता है, एटीपी जो बना के भेजेगा वो मिलनी माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए एटीपी मील के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट इसलिए बोले कि प्लांट सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड लार्जेस्ट होता है, नंबर 1 पे आता है, और सेकेंड में आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। और सबसे बीजी ऑर्गेनली है, एक्टिव ऑर्गेनली है। देखिए सेल ऑर्गेनली में सबसे बीजी होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और ऑर्गेन अगर पूछता ना, ऑर्गेन हमारे बॉडी में सबसे बीजी है लीवर, ऑर्गेन में बिजिएस्ट ऑर्गेन लीवर, और ऑर्गेनली सेल ऑर्गेनली में आंसर क्या जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। एक तो ये बताया, तो अब हमको बताना होगा इसका क्या स्ट्रक्चर, कहानी। लेकिन कहानी से पहले एक चीज सोच रहे हैं, एक दो पॉइंट और आगे बढ़ जाए तब बताऊंगा कहानी। कहाँ मिलेगा, अक्रेंस पे आइए कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है कहाँ मिलेगा हमारे बॉडी। तो माइटोकॉन्ड्रिया अकर्स इन, कहाँ कहाँ मिलेगा, ऑल एरोबिक यूकारियोट एक्सेप्ट मैच्योर मेमेलियन आरबीसी। हम लोग मैमल्स है, हमारा जो ब्लड वाला है आरबीसी, मैमल्स का मैच्योर आरबीसी छोड़ दीजिए तो ऑलमोस्ट जितना यूकारियोटिक सेल है सब में माइटोकॉन्ड्रिया आपको मिल जाएगा। साइड ट्यूब को छोड़ दीजिए, वहां नहीं मिलेगा, बाकी प्लांट में भी ऑलमोस्ट सब जगह मिलेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट इन प्रोकारियोट एंड एनारोबिक यूकारियोट, वैसा यूकारियोट जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। नंबर पे आइए इसका जरा सा,
तो जैसा कि मैंने बताया कि नंबर वेरिएबल होता है, वो डिपेंड करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे कि कितना एनर्जी रिक्वायरमेंट है किस सेल का। नहीं तो ज्यादा एक्टिव सेल है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा है। जैसे 1000 से 1600 माइटोकॉन्ड्रिया नॉर्मल लीवर सेल में हमारा मौजूद होता है, ठीक है। 1 माइटोकॉन्ड्रिया माइक्रोएस्ट्रेसी में होता है या कोलेरेला अल्गी में होता है। 20 से 30 स्पर्म सेल में मौजूद होता है। ह्यूमन का स्पर्म सेल जो होता है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कितना होता है, 20 से 30 मौजूद होता है माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर। नहीं, जितना भी माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में है उसको मिला के एक टर्म देता है कॉन्ड्रियोम या कॉन्ड्रिजो। प्लांट सेल के पास फ्यूअर माइटोकॉन्ड्रिया होता है कंपेयर टू एनिमल सेल, वही बात लिखा है। हायर एनिमल में मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया जो मिलता है फ्लाइट मसल सेल ऑफ बर्ड। जो बर्ड हमेशा उड़ती रहती है तो उसका जो उड़ने वाला मसल सेल है तो वहां एनर्जी ज्यादा चाहिए ना, तो फ्लाइट मसल सेल ऑफ बर्ड में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया का शेप एनसीईआरटी का लाइन है सॉसेज शेप का बोला जाता है। किस शेप का होता है, सॉसेज शेप का होता है। सिलेंड्रिकल बोल सकते हैं, इलिप्सोइडल बोल सकते हैं, ओवल बोल सकते हैं, स्फेरिकल और स्पाइरल, ये सब शेप का माइटोकॉन्ड्रिया आपको मिल जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, एटीपी बनाने का काम करेगा, इसीलिए क्या बोलेंगे, पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स सब भी मौजूद है, उसमें क्या होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए, जैसा कि अभी अभी मैंने फिगर में बताया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, 70s राइबोसोम, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी आपको मिलेगा। नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है कैसे, फिजन से, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। व्हाट आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, तो आंसर क्या जाएगा, क्लियर। लेकिन ये तो हो गया जस्ट टेक्स्ट। आइए समझते हैं, कितना बात जो बोले कि सेल विद इन सेल बोले तो क्यों बोले, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली बोले तो क्यों बोले, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सर्कुलर डीएनए कहां से आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम 70s वाला कहां से आ गया। तो इस बात को आपको समझना है, तो अब आपको बोर्ड पे नजर रखना पड़ेगा। तो मैं बताने जा रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कि कैसे बना माइटोकॉन्ड्रिया। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं इस पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये कहानी सुन लोगे तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया का ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन ही बन जाएगा, और सारा असर्शन रीजन ही सब सब बन जाएगा आपका सारा क्वेश्चन। कहानी सुन, छोटा सा कहानी है लेकिन सुन लीजिए, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। बच्चों मैंने बताया था आपको सेल के बारे में, अगर आपको याद हो, और सेल में मैंने बोला था कि दो तरह का सेल है, एक प्रोकार्योटिक सेल के बारे में बताया था और दूसरा बताया था, मैंने ये भी बताया था कि प्रोकार्योट से ही कन्वर्ट हुआ है यूकार्योट, अगर याद हो तो। मैंने कुछ बात और भी बताया था, प्रोकार्योटिक सेल को अगर देखा जाए तो सेल मेम्ब्रेन तो होगा ही होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, प्लस क्या होगा, सेल वॉल भी होगा। प्रोकार्योटिक सेल में मैंने आपको बताया था सेल मेम्ब्रेन है तो सेल वॉल भी है, बाहर से ग्लाइकोकैलिक्स भी अंडरस्टूड है लेकिन सब में नहीं होता है। प्लस प्रोकार्योटिक सेल में क्या है, सर्कुलर डीएनए होता है। प्लस प्रोकार्योटिक सेल में ये सर्कुलर डीएनए तो है ही, सर्कुलर डीएनए को अगर छोड़ दीजिए तो एक चीज और बोले थे, और भी सर्कुलर डीएनए होता है जिसको बोले थे प्लाज्मिड, याद आ रहा है, प्रोकार्योटिक सेल में बताया था प्लाज्मिड भी। प्लस प्रोकार्योटिक सेल में राइबोसोम था, कैसा वाला, 70s राइबोसोम है। कुछ प्रोकार्योटिक सेल में और भी चीज सब मौजूद था, इतना काफी है फिलहाल। अब देखो, शुरू में जो प्रोकार्योटिक सेल की बात कर रहे हैं ना हम लोग, ऐसा ही बना था बच्चों। शुरुआती जो लाइफ आया ना इस अर्थ पे, वो सारा का सारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा था, एनएरोब था। कहेगा सर क्यों बोल रहे हैं इसे, इनिशियल अर्थ की जो बात किए थे, शुरुआती जो अर्थ है अर्थ, उस पे ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में नहीं था, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन था लेकिन वाटर के फॉर्म में।
मतलब O2 के फॉर्म में कहने का मतलब है कि फ्री O2 नहीं था इनिशियल अर्थ। कब बात कर रहे हैं? शुरुआती अर्थ पे। और जब ऑक्सीजन ही नहीं था तो जितना भी लाइफ आया था सबका सब कैसा रेस्पिरेशन कर रहा था? एनएरोब। इनिशियल लाइफ जो भी आया था शुरू में कौन आया था? प्रोकार्योट। तो शुरुआती प्रोकार्योटिक सेल एनारोबिक रेस्पिरेशन ही कर रहा था, नहीं शुरू वाला। और बहुत सारा यूकार्योटिक जो बना था वो भी एनारोब ही था। तो यूकार्योटिक जो सेल बना तो ये भी शुरू में क्या था? एनारोब ही था। अब यूकार्योटिक सेल में अगर मान लो हम थोड़ा सा बात कर लें तो यूकार्योट का सेल का पहले तो साइज बहुत बड़ा होता है। अब वो तो बहुत बड़ा हम यहाँ बोर्ड पे बना नहीं सकते अभी फिलहाल, मे भी सेल वॉल भी मिल जाएगा आपको। और यूकार्योट है तो अपना आपको पता है कि न्यूक्लियस न्यूक्लियस होगा, ये सब चीज अंडरस्टूड है, आपको पता है यूकार्योटिक बोल दिए। और यूकार्योटिक है तो इसमें राइबोसोम ही सब होगा अपना। इसके पास कैसा राइबोसोम होगा? 80S। तो वो सब अंडरस्टूड है, जो भी चीज इसमें ढेरों ऑर्गेनेली मौजूद है यूकार्योटिक। लेकिन शुरू का जो भी लाइफ था, अब ऑक्सीजन ही नहीं था अर्थ पे, तो वो सब क्या था? सबका सब एनएरोब था। और आपको शायद पता होगा कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को दो तरह से ब्रेक किया जाता है। अगर ऑक्सीजन के अब्सेंस में ब्रेक करेगा तो मात्र 2 एटीपी बनता है, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करेगा तो 38 एटीपी बनता है। तो सबसे पहला चीज तो था कि ऑक्सीजन लाना पड़ेगा, फ्री ऑक्सीजन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन गलती कराता है। शुरुआती अर्थ पे ऑक्सीजन था कि नहीं? तो था। हाँ, पानी तो था ना, ऑक्सीजन तो था ही। लेकिन फ्री ऑक्सीजन था कि नहीं? तो नहीं था। तो फ्री ऑक्सीजन कब आया? जब ट्रू फोटोसिंथेसिस आया, जब साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जब ट्रू फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट किया तो वाटर को तोड़ना स्टार्ट किया, और जब वाटर टूटा तब ऑक्सीजन आया। प्लांट फिजियोलॉजी जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा वाटर कैसे टूटा, तब ऑक्सीजन आया। और जब फ्री ऑक्सीजन आया, फ्री ऑक्सीजन जब आया तो प्रोकार्योटिक सेल यूकार्योटिक दोनों था, दोनों का एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ा हुआ था। तो प्रोकार्योटिक सेल को दिख गया ऑक्सीजन, तो सोचा कहा नहीं इस ऑक्सीजन को यूज करके और ज्यादा एटीपी बनाया जाए। तब इसको जरूरत था कुछ चीज का कि अब ऑक्सीजन यूज करे तो करे कैसे। तो उसके लिए इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट सब चाहिए था, और रेस्पिरेटरी पिगमेंट के लिए इसी ने यही क्या किया, अपना मेम्ब्रेन को ही फोल्ड कर दिया थोड़ा सा, ताकि जगह भी चाहिए था, और इसी पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट डाल दिया। रेस्पिरेटरी पिगमेंट ये पिगमेंट डाला, और ये सीख लिया इसके हेल्प से कि कैसे ऑक्सीजन को यूज करके 38 एटीपी बनाया जाए। मतलब अब ये प्रोकार्योटिक सीख चुका है क्या, कि कैसे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपी बनाया जाए, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट का जरूरी था। साइटोक्रोम सब है, वो सब डाला। क्लियर? जो मिजोजोम होता है तो मिजोजोम क्या करता है? एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो वहां पे ये चीज होता है। अब यूकार्योटिक बहुत स्टेबल सेल है। प्रोकार्योट और यूकार्योट में स्टेबिलिटी की बात करें तो यूकार्योटिक स्टेबल सेल। कहिएगा सर ये काम यूकार्योट काहे नहीं कर लिया? तो आप सोचो कि धीरू भाई अंबानी का बेटा अनिल अंबानी को बोलिएगा कि तू अंडा दुकान कर, करेगा? नहीं करेगा, बहुत स्टेबल है। लेकिन एक मजदूर को आप बोल दीजिए तू अंडा दुकान कर, खुशी खुशी कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, तुम पान दुकान कर तो भी कर लेगा। तो वही चीज है, यूकार्योटिक बहुत स्टेबल था, इसमें जल्दी मॉडिफिकेशन नहीं होता है। इन प्रोकार्योट में तेजी में मॉडिफिकेशन होता है। म्यूटेशन सबसे ज्यादा जो होता है प्रोकार्योट में होता है। काहे कि प्रोकार्योट का डीएनए एक्सपोज्ड है, यूवी लाइट से एक्सपोज रहता है। यूकार्योट में तो मेम्ब्रेन इतना ना कवर होता है ना, डीएनए तक आते आते वो लाइट कमजोर पड़ जाता है। तो म्यूटेशन यूकार्योट में तेजी में होता है, यूवी लाइट में। और सॉरी, प्रोकार्योट में तेजी में होता है, यूकार्योट में स्लो होता है। तो ये नहीं कर पाया। अब ये नहीं कर पाया तो बेचारा का साइज तो है बड़ा, यूकार्योटिक साइज। तो जिसका साइज बड़ा होगा तो उसका एनर्जी रिक्वायरमेंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। एनर्जी रिक्वायरमेंट इसका बहुत ज्यादा था, किसका? यूकार्योटिक सेल का।
और ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट में इसको ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज चाहिए था, और ज्यादा ग्लूकोज के चक्कर में ये ज्यादा ग्लूकोज खोजता था, बनाता था, तोड़ता था, जो भी करे। सोचिए ना कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कोई 2 ही एटीपी बना पा रहा है, और एक से कोई 38, तो देखा जाए तो 19 टाइम ग्रेटर एनर्जी का प्रोडक्शन। इसी बात को बोला जाता है 20 टाइम ग्रेटर एनर्जी का प्रोडक्शन करने लग गया था कौन? प्रोकार्योट। यूकार्योट को ये बात पता चला, यूकार्योट को ये बात पता चला कि कोई है जो क्या कर पा रहा है, कोई है जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपी बना पा रहा है, बोले तो एरोबिक रेस्पिरेशन कर पा रहा है। तो यूकार्योटिक सेल इसको ऑफर दिया प्रोकार्योट को, क्या कि तुम मेरे अंदर आ जाओ, तुम मेरे अंदर आ जाओ, जो काम बाहर कर रहे हो वही काम तुम मेरे अंदर करना, बदले में जो तुम चाहोगे वो देंगे। शुरू में इतरा गया, कहा जा अंदर, हम तो सेल है बाहर, ठीक है। लेकिन मैंने अभी अभी क्या बोला, प्रोकार्योट का स्टेबिलिटी बहुत कम है, यूकार्योट का स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इसका स्टेबिलिटी बहुत हो जा रहा है यूकार्योट का। तो बाद में जब इसके लाइफ पे खतरा आया इसके लाइफ पे खतरा आया, तो इसको याद आया बड़े भाई साहब कुछ बोले थे, तो गया यूकार्योट के पास, कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, कि भाई साहब कुछ बोले थे बताइए ना। ये बोला कि हम तो बोले ही थे कि तुम मेरे अंदर आ जाओ, जो काम बाहर कर रहा वही काम मेरे अंदर करना, बदले में जो तुम चाहेगा वो देंगे। लेकिन अब थोड़ा कंडीशन अप्लाई है, उस समय बुलाया तो तुम आया नहीं, अब कुछ कंडीशन है भाई। क्या कंडीशन है? कि अब उतना स्पेस नहीं देंगे जितना बड़ा तेरा साइज है, जितना बड़ा तेरा साइज है उतना स्पेस नहीं देने वाले। तो मरता क्या ना करता, ये देखा कि उसे भी बाहर रहेंगे मर जाएंगे, तो जाने के लिए तैयार हो गया। तो फिर अब इसका क्वेश्चन है कि एक बात बता, मैं भी सेल तू भी सेल, मेरे को अंदर लेगा कैसे? अंदर लेगा कैसे? तो यूकार्योट बोला कि वो मेरा टेंशन है, आने के लिए तैयार है तो बोल, और अगर तैयार है तो अपना वाल को हटा, वाल हमको नहीं चाहिए, अपना वाल को हटा। और मैं भी अपना वाल हटाता हूं। तो अगला स्टेप में क्या किया कि ये छोटा चाहिए, ये अपना वाल हटाया, कौन? प्रोकार्योटिक सेल। कौन सा वाल हटाएगा? आउटर मेम्ब्रेन। और इधर भी ये क्या करेगा? आउटर मेम्ब्रेन खाली हटाएगा। तो थोड़ा सा हमको ठीक करना पड़ेगा इसको। इनर मेम्ब्रेन एज इट इज है, और इसका भी, इसका तो मेम्ब्रेन एज इट इज है, वाल हटाया। लेकिन यूकार्योटिक सेल अब क्या किया, अगला स्टेप में ये अपना इनर मेम्ब्रेन को अंदर लेना स्टार्ट किया, अंदर। और अंदर जो लेना स्टार्ट किया तो क्या बोला कि पूरा अब क्या नहीं देंगे, जगह थोड़ा कम देंगे, तो कम जगह दिया। और इसको बोला कि तरते तरते घुस इसमें। तो जो बाहर से सेल आ रहा था प्रोकार्योटिक, बेचारा अपना देह हाथ सिकरेगा, जगह कम मिला था, बोले तो फैगोसाइटोसिस करवा लिया। और ये जो आया तो अपना सब कुछ लेके आएगा कि नहीं? सर्कुलर डीएनए लेके आएगा कि नहीं? 70s राइबोसोम लेके आएगा कि नहीं? अपना जो ये एटीपी बनाने वाला मशीन था वो लेके आएगा कि नहीं? करते करते अगला स्टेप में इसी का तो कहानी कुछ ऐसा हो गया, ये और इंगल्फ करेगा इसको। मैं जस्ट एक रफ डायग्राम बना रहा हूं कहानी समझाने के लिए। और इसके अंदर क्या घुसा, ये इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा होके घुसा है, दिक्कत से घुसा है, मजबूरी था इसका, जान रहा था बाहर रहते तो मारे जाते। इसमें क्या क्या है? सर्कुलर डीएनए है, इसमें प्लाज्मिड भी होगा, इसमें 70s राइबोसोम, सारा कुछ लेके आया। और यूकार्योटिक सेल धीरे धीरे करके कहिए इसको निगल लिया, अटैच कर दिया। और बाहर से निकल ना जाए फिर, तो बाहर से वाल भी बना दिया। बाहर से क्या बना दिया? सेल वाल, वाल का भी फॉर्मेशन कर दिया। तो एक तरह से क्या हो गया, प्रोकार्योटिक सेल किसके अंदर आ गया? यूकार्योटिक सेल के अंदर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सेल विद इन सेल।
अब इस स्ट्रक्चर को इधर थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। तो ये मैं बता रहा हूं कि इतना बड़ा यूकारियोटिक सेल है, यूकारियोटिक सेल। तो उसका सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन यूकारियोट का बात कर रहे हैं अभी। और उसके अंदर जो घुसा है प्रोकारियोटिक सेल, तो उसमें देखो आउटर मेम्ब्रेन किसका है, यूकारियोट का ही ना है। थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, इतना बड़ा होगा नहीं लेकिन बना रहे हैं, ठीक। और इनर मेम्ब्रेन किसका है, प्रोकारियोट का अपना है। अब आया, अब स्ट्रक्चर सब क्लियर हो रहा होगा आपको। डबल मेम्ब्रेन क्यों बनेगा, क्योंकि ये फैगोसाइटोसिस किया है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन क्यों होता है, क्योंकि ये फैगोसाइटोसिस होके बना है। ये आउटर मेम्ब्रेन बना रहा था और ये वाला इनर मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो दो मेम्ब्रेन अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, आउटर क्यों बना, क्लियर हो गया। डबल मेम्ब्रेन क्यों बना, क्लियर हुआ। और ये इनर मेम्ब्रेन। प्लस क्या मैंने बोला, दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अभी बताए थे, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ये बनाया। प्लस क्या हुआ, गौर से देखिएगा, बोर्ड पे नजर रखिएगा। ये भी क्या है, इसके अंदर ये पूरा प्रोटोप्लाज्म, अंदर भी मेम्ब्रेन के अंदर जो भी है क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म। तो इधरो प्रोटोप्लाज्म, इधरो प्रोटोप्लाज्म, कंफ्यूजन हो जाएगा ना। तो यहाँ के प्रोकारियोटिक का जो प्रोटोप्लाज्म था, इसको एक स्पेशल नाम दे दिया, क्या बोला, मैट्रिक्स बोलेंगे इसको। तो मैट्रिक्स क्या है, प्रोटोप्लाज्म ही तो है प्रोकारियोट का। प्लस सब कुछ अपना लेके आया था, क्या क्या लेके आया था, सर्कुलर डीएनए लाया। माइटोकॉन्ड्रिया में इसीलिए क्या मिल रहा था, सर्कुलर डीएनए, नहीं और क्या लाया, राइबोसोम लेके आया। कैसा वाला, राइबोसोम। और भी कैसा वाला, 70S। यूकारियोटिक सेल के अंदर 70S राइबोसोम कहां पे मौजूद होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। इवन प्लाज्मिड भी लाया था, प्लाज्मिड प्लाज्मिड सब लेके आया होगा। प्लस क्या होगा, उसका मीजोजोम जो एटीपी बनाने वाला मशीन था, वो भी लेके आया। लेकिन आ तो गया, सेल विद इन तो सेल बोल दिए। और ये यूकारियोटिक सेल है, ये वाला कौन पोर्शन है, यूकारियोटिक सेल है। तो इसका न्यूक्लियस न्यूक्लियस आपको पता है कि होगा, जहां बोल दिए यूकारियोटिक सेल चारों बात होगा, ये न्यूक्लियस है। अब घुस तो गया अंदर, तो घुसने के बाद क्या करेगा उसको बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार क्लिक करना है तो कर लीजिए। हाँ, प्रोकैरियोट के पास मैंने बोला माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर होता है, मीजोजोम, जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ बिहेव करता है। क्लियर। फिर आ जाएंगे स्लाइड पे थोड़ी देर में, देखते हैं कहाँ से कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। लास्ट में पूछिएगा, दिखा देंगे फिर बैक करके। क्लियर है बरू, इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ फिगर मिटाएंगे हम। हाँ, प्रोकैरियोटिक में भी, हाँ वो तो बताए, शुरू में लाइफ में ऑक्सीजन नहीं था, तो सारा प्रोकैरियोट यूकैरियोट सब क्या था, एन एरोबिक रेस्पिरेशन ही तो कर रहा था बच्चा। पढ़ो आगे, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ इधर, वो पार्ट अभी रहेगा, कुछ बात और भी करेंगे इधर से हम लोग। सेल विद इन सेल क्यों बोलता है, क्लियर हो गया। एटीपी मिल क्यों बोलता है, क्लियर हो गया। नहीं, अब क्या हुआ कि ये यूकारियोटिक सेल के अंदर घुस तो गया माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया को बोला कि जिस काम के लिए आया है कर, स्टार्ट कर, एटीपी बनाना स्टार्ट कर। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल था जिसका साइज छोटा था, और यूकारियोटिक सेल का साइज बहुत बड़ा है। तो ये बेचारा उतने एटीपी बना पा रहा था जितना में इसका काम चल पाए खुद का, उतना नहीं बना पा रहा था कि इसका भी काम चले। तब जाके इसको बोला कि नहीं, इतना काम नहीं चल रहा, और बना।
और नहीं तो एक काम कर, अपना डीएनए हटा। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया सोचा कि अपना डीएनए हटा देंगे तो कहीं का रहेंगे नहीं। आज अंदर किया है काम है, कल लात मार के निकाल देगा तो कहीं का नहीं रहेंगे, बिना डीएनए का, बिना जेनेटिक मटेरियल का मारे जाएंगे। तो बोला देख, और वैसे भी सब डीएनए हटा देंगे तो फिर एटीपी बनाने में दिक्कत होगा। बोला सारे को हटा नहीं सकते हैं। इसके पास जो प्लाज्मिड था ना, प्लाज्मिड वाला डीएनए, उसको ये हटवा दिया, हटा दिया। और मेन डीएनए जो है इसका, इसको भी ये छोटा किया, मेन डीएनए। अब सब छोटा कर दिया मेन डीएनए को, तो कुछ चीजों के लिए ये निर्भर हो गया किस पे? इसके पास ढेर सारा डीएनए था तो इस पे निर्भर हो गया। इसीलिए ये जब बाहर था, प्रोकार्योटिक सेल था, तो इसको बोले थे ऑटोनोमस, और ऑटोनोमस सेल था। लेकिन अंदर में आ गया तो बोला जाता सेमी ऑटोनोमस, क्योंकि कुछ चीजों के लिए ये डिपेंडेंट हो गया किस पे? यूकार्योटिक के न्यूक्लियस पे। क्या कि डीएनए मैंने हटाया, क्या कि डीएनए सब जो बनता है एटीपी से ही बनता है। 12 में पढ़ाऊंगा सारा एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी, इसी से बनता है। अब ये हो गया, लेकिन उतना में भी यूकार्योटिक सेल का पेट नहीं भरा, बोला और बना, काम नहीं चल रहा है। तो और बना कर रहा था। अब मैं करता हूं क्या कि केवल माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है? आप समझ लेना, बाहर से यूकार्योटिक इसको कवर किया हुआ है, तो इसको हम निकाल रहे हैं। तो इसको बोला और बना, तो ये तो आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। जब इसको बोला और बना, तो क्या करने लगा ये? अपना पिगमेंट मॉलिक्यूल, जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट सब था, इस पे और बनाएगा। काम नहीं चला, फिर बोला और बना, बात नहीं, बात नहीं, बात नहीं बच्चों, नहीं, ये चीज हो गया। फिर बोलेगा और बना, काम नहीं चल रहा है, करता गया और बना, और बना, और बना। अब बोला और बना, बोला अब बाप घर से बनाएंगे, जितना औकात था कर दिए। अब तो दिक्कत होने लगा कि कोई भी चीज अंदर ले जाना हो या बाहर लाना हो, उसमें भी दिक्कत है, क्योंकि पूरे मेम्ब्रेन पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट डाल दिया हम, एटीपी बनाने वाला। अब दिक्कत है। तो यूकार्योटिक सेल बोला अच्छा प्रॉब्लम क्या है? तो बोला मेम्ब्रेन कम है। बोला जितना मेम्ब्रेन चाहिए ले, मेरे पास मेम्ब्रेन बनाने वाला मशीन है। यूकार्योटिक सेल के पास जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना बच्चों, ये मेम्ब्रेन बनाने वाला मशीन है। बोला मेरे पास तो मशीन है, जितना चाहिए ले, लेकिन और बना के दे। तो वैसा माइटोकॉन्ड्रिया जो ज्यादा एक्टिव होता है, आप देखोगे उस माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन तो एज इट इज रहेगा, लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो है ना, ये कुछ ज्यादा फोल्ड रहेगा, ऐसे 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 ऐसे। तो उसी को मैं ठीक से बनाता हूं। आउटर मेम्ब्रेन तो एज इट इज रहेगा, जैसा है वैसा ही, लेकिन इनर मेम्ब्रेन में कहानी हो जाएगा चेंज। मतलब ये आउटर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, इसी में क्या बताया, इनर मेम्ब्रेन ये हो जाएगा इससे ऐसे। जितना ज्यादा क्रिस्टी दिखेगा, उतना ही ज्यादा एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर ऑफ क्रिस्टी, इससे आप पकड़ सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिव है तो कितना है। तो ये चीज पता है। और बना चल रहा नहीं, लेकिन इसके बाद भी इसका काम नहीं चला यूकार्योटिक का। अच्छा, इसमें जो है प्रोकार्योट वाला जो भी चीज लेके आया था इसके अंदर है। आपको पता है सर्कुलर डीएनए है, और 70s वाला राइबोसोम भी अंदर है। और मेम्ब्रेन जो होगा, ये मेम्ब्रेन कैसा होगा? तो वही फ्लूइड मोजाइक मॉडल वाला। तो मेम्ब्रेन का जब थिकनेस देखा गया, तो ये मेम्ब्रेन का कितना थिकनेस मिला? तो 60 से लेके 75 एंगस्ट्रॉन के आसपास का ये थिकनेस है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन का थिकनेस है, ये 60 टू 75 थिकनेस है। और जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की बात कर रहे थे, ये जो स्पेस होता है, ये स्पेस है 80 से लेके 100 एंगस्ट्रॉन का पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है, ये बन गया। इस स्पेस में बीटा ऑक्सीडेशन से रिलेटेड सारा एंजाइम मौजूद होता है। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में बीटा ऑक्सीडेशन से रिलेटेड सारा एंजाइम मौजूद होता है। लेकिन यहां चल रहा था और बना, और बना, और बना। तब लास्ट में बोला कि अब नहीं बना पाएंगे। तब इसको याद दिलाया यूकार्योटिक सेल कि बाहर था तो तू 1 से 2, 2 से 4, 8, 16, 32 कर रहा था ना, रिप्रोडक्शन कर रहा था ना, मेरे अंदर घुस के कर रिप्रोडक्शन, नंबर बढ़ा, लेकिन और एनर्जी चाहिए। तब जाके ये प्रोकार्योटिक सेल
आप लोग को पता होगा, सेल डिवीजन में पढ़े होइएगा, नहीं सेल डिवीजन 9th में शायद, पता नहीं सर बताएंगे नहीं, बाइनरी फिजन ऐसे हम बताएंगे ही, सेल डिवीजन में आएंगे तो बाइनरी फिजन करके 1 से 2, 2 से 4, 8, 16, 32 करवा दिया, नंबर बढ़ाया, तब इसका पेट भरा किसका, यू कैरियोटिक सेल का। एक क्वेश्चन आता माइटोप्लास्ट, माइटोप्लास्ट किसको बोलते हैं जरा सोचो, अगर आउटर मेम्ब्रेन को हटा दिया जाए माइटोकॉन्ड्रिया का, तो साइज माइटोकॉन्ड्रिया का छोटा होगा कि बड़ा, बड़ा साइज हो जाएगा, क्या कि अंदर वाला मेम्ब्रेन क्या है, दिक्कत से है, तो बड़ा हो जाएगा, नहीं, और वही जो बड़ा होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, माइटोप्लास्ट। जैसे आउटर मेम्ब्रेन हटाइएगा तो इनर मेम्ब्रेन फैल जाएगा, राउंड हो जाएगा, तो बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, क्या कि वो तो दिक्कत से है, इसलिए दिक्कत से है कि अंदर का कहानी सारा हो रहा था। माइटोकॉन्ड्रिया में एक क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, एटीपी कहाँ बनता है, आउटर मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन, आप ही लोग सोच के बताओ कहाँ बनाएगा, इनर मेम्ब्रेन, क्योंकि सारा खेला तो प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन में, तो इनर मेम्ब्रेन में क्या बने रहेगा, यहीं पे मौजूद होगा ऑक्सीजोम, शुरू में ही बताया, और यही ऑक्सीजोम क्या करेगा, एटीपी का प्रोडक्शन, यही क्या करेगा, एटीपी का प्रोडक्शन करेगा ऑक्सीजोम। अब क्या है कि इनर मेम्ब्रेन में ऐसा चीज ऑक्सीजोम पे एटीपी बनेगा, लेकिन आपको बता दूं एक चीज और, इनर मेम्ब्रेन में ही यहाँ पे इस तरह से साइटोक्रोम सब जो बताया था, तो एक किसी को देखोगे तो यहाँ एक सीक्वेंस होता है, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम सी, नीचे लिखता हूं, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम A3, ये सीक्वेंस बेहोशी में भी याद होना चाहिए। ऐसे तो ये सेलुलर एक्सप्रेशन जब आइएगा तो मैं डिटेल बात करूंगा इस पे, लेकिन यहाँ पे B C1CA3 बार बार मेडिकल एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन, ये साइटोक्रोम सब मौजूद होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके मैट्रिक्स में जैसा कि मैंने बताया 70S राइबोसोम होगा, सर्कुलर डीएनए होगा, थोड़ा बहुत आरएनए सब भी यहाँ पे क्या होगा, मौजूद होगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों डबल मेम्ब्रेन बना, क्लियर हो गया। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है, इसमें एक स्पेशल टाइप का साइकिल चलता है, आगे डिटेल में बात करूंगा उस पर, सिर्फ अभी नाम सुना रहा हूं, क्रेब्स साइकिल। अगर कभी क्वेश्चन पूछ दे क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है, नहीं तत्काल सिर्फ नाम सुनाया, अभी डिटेल नहीं जा रहे हो, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एक सेल में जितना भी माइटोकॉन्ड्रिया है सबको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रियो एस्फेयर। और जो मैंने ऑक्सीजोम के बारे में बताया, इसी में पिन हेड लाइक स्ट्रक्चर जो बताया था, यही ऑक्सीजोम है। तो ऑक्सीजोम को देखोगे बाहर निकाल के तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, और जो हेड वाला पार्ट है इसको भी एक नाम देते हैं, ये F0 और ये F1 पार्टिकल, और इसी के हेड पे मेनली एटीपी का प्रोडक्शन होता है। आज कितना काफी है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लियर है, बहुत हो गया। अगला स्टेप में आते हैं, है में तो पहले एमसीक्यू कुछ बना लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया पे, हो गया, लिख लिख लिए हैं? चलो काटू, बहुत बात है माइटोकॉन्ड्रिया में, चले एमसीक्यू बनाइए। टाइप्स ऑफ राइबोसोम इन माइटोकॉन्ड्रियाइज, टाइप्स ऑफ राइबोसोम इन माइटोकॉन्ड्रियाइज, ऑप्शन चाहिए। 270S क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर हाउस इन प्लांट सेल आर, प्लांट हो कि एनिमल हो, पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स साइकिल्स टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ग्राना, क्रिस्टी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। नेक्स्ट, द सेल ऑर्गेनेली विच हेल्प सेल्फ डुप्लीकेटिंग नेचर इज, मतलब खुद से 1 से 2, 2 से 4, 8, 16, 32 हो सकता है। राइबोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स,
यार माइटोकॉन्ड्रिया, क्या कि खुद सेल है इसीलिए हो सकता है बाइंडिंग फिजन करवा लेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर अबंडेंट इन, रेस्पिरेटरी एंजाइम एटीपी बनाने वाला कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड, प्लास्टिड क्या आता है, नहीं टाइम है अभी, प्लास्टिड बोले थे ना कवर करेंगे। देखिए अगर नॉर्मल क्लास होता तो अभी और बात करते, अभी माइटोकॉन्ड्रिया पे हम रुकते, बहुत बात था, लेकिन जितना बताया काफी है, उतने में आप लोग देखिए ऑल बॉल होने लगे, कोई पीछे से आगे आ रहा है, कोई इधर से पेन फेंक रहा है ना। तो हम लोग पढ़ाने का, हम लोग का अलग स्टाइल होता है, अच्छे से रहिएगा, शांत रहिएगा तो बहुत अंदर में घुस जाएंगे। क्लास का माहौल गड़बड़ देखेंगे तो सुपरफिशियल भाग जाएंगे, आप पकड़ ही नहीं पाओगे कहाँ गड़बड़ हुआ है। तो जैसा कि बताया नॉर्मल क्लास होता तो अभी और माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत बात अभी था, खाली माइटोकॉन्ड्रिया पे अभी रुकेंगे तो 4 क्लास रुक सकते हैं, अंदाजा लगा लो कितना बात। अभी तो जस्ट मैं ओवरव्यू दिया, ऊपर ऊपर बताया, नहीं नॉर्मल क्लास रहता है तो 2 क्लास लेते हैं अप्रॉक्स माइटोकॉन्ड्रिया पे, कोई बात नहीं, आपका वैसे भी मकान मालिक क्लास में भैया निकल के बात करते हैं हम, नहीं हम आए थे तो आपको नहीं देखे तो हम फोन नहीं किए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है तो शाम में मिल लेंगे भैया। चलिए प्लास्टिक बात करेंगे, जरा सा बोतल बढ़ाइए तो पानी पी लेते हैं, बस 1 मिनट होल्ड कीजिए, वाटर थोड़ा सा हो जाए। नहीं है, थोड़ा थकान हो जाता पढ़ाते पढ़ाते, कंटिन्यू हो रहा है, 7 बजे से कंटिन्यू क्लास में, चौथा क्लास है ये, 3 क्लासेस है, अब बीच में 1 1.5 घंटा का वो नया बच्चा लोग था तो उसको बताने में लेट हो गए थे ये लोग के क्लास, 45 मिनट। चलिए अब आ जाते हैं प्लास्टिड। देखो प्लास्टिड के बारे में जो बात करेंगे ना बच्चों, प्लास्टिड पहले कुछ जनरल बात देख लेते हैं इसका, प्लास्टिड का हेडिंग हमारा है प्लास्टिड। तो देखो प्लास्टिड की बात करें तो ये भी कहाँ मिलेगा, यूकारियोटिक सेल के अंदर, यूकारियोटिक सेल के अंदर क्या मिलेगा आपको, प्लास्टिड की बात कर रहे हैं। जैसे ऑर्गेनली है तो सारा ऑर्गेनली कहाँ मिलेगा, साइटोप्लाज्म में, तो कोई भी ऑर्गेनली को खोजिएगा तो उस साइटोप्लाज्म में, तो यूकारियोटिक सेल ये है, न्यूक्लियस ये है, और ये क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म में एक और ऑर्गेनली है जिसका नाम है प्लास्टिड, ये इनसे बना था, और ये भी डबल मेम्ब्रेनस होता है, इसी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, ऊपर हेडिंग करते। तो ये भी क्या है, सेल ऑर्गेनली, प्लास्टिड के बारे में जो बात कर रहे हैं ये भी क्या है, सेल ऑर्गेनली के बारे में बात करते हैं। तो प्लास्टिड जो मिलता है प्लांट सेल में तो मिलता ही है, प्लांट सेल का, प्लांट सेल में तो प्लास्टिड मिलेगा ही, इसके अलावा यूग्लिना, यूग्लिना यूग्लिनोइड सेल उसमें भी आपको प्लास्टिड
देखने को मिल जाएगा। तो प्लांट सेल और यूग्लिना दोनों में मिल जाएगा। टर्म प्लास्टिड जो दिया हुआ है हेक्कल का, टर्म गिवन बाय अरहेंस, यहाँ पे हेक्कल, तो हेक्कल लिख देते हैं। नहीं, हेक्कल नाम के साइंटिस्ट ने ही क्या दिया है, प्लास्टिड टर्म की जो हम लोग बात करते हैं कि ये किसने दिया, हेक्कल। अब जो प्लास्टिड की जो बात कर रहे हैं ये 3 तरह का होता है, प्लास्टिड 3 तरह का होता है। तो आइए हम उसको स्लाइड पे देख रहे हैं, जल्दी हो जाएगा, लिखेंगे तो टाइम लगेगा आपका। चलिए देखो, इसको स्लाइड पे आए हम लोग, इसका स्लाइड पे। तो प्लास्टिड जो हमारा हेडिंग है, तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ प्लास्टिड कितने तरह का है, 3 टाइप्स का, 3 तरह का प्लास्टिड होता है, 3 टाइप्स। कौन कौन सा 3 तरह का होता है? पहला जो प्लास्टिड होता है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा जो प्लास्टिड इसी का होता है, अच्छा क्रोमोप्लास्ट का जो हम लोग बात कर रहे हैं, कैरोटीनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन होता है, एक्जेंथोफिल होता है, नहीं यहाँ पे लगभग सारा कलर ही मौजूद होता है इसके पास, रेड ऑरेंज येलो ये सब सब। उसके बाद जो दूसरा हम लोग बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसके बारे में डिटेल हम लोग को पढ़ना है, डिटेल हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। क्लोरोप्लास्ट आपका सिलेबस जो फोकस है मेडिकल का इसी क्लोरोप्लास्ट पे, इस पे पूरा एक चैप्टर है आपका, फोटोसिंथेसिस। नहीं, क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करें तो इसमें क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है, और ये जो है कलर की अगर बात करें तो मेनली इसमें रेड ग्रीन कलर प्लांट का मौजूद होता है। फिर तीसरा जो होता है ल्यूकोप्लास्ट, और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये कैसा होता है, इसमें भी ढेर सारा पिगमेंट सब मिलेगा आपको, तो कलरलेस, नहीं सॉरी इसमें कोई भी पिगमेंट नहीं मिलेगा, कलरलेस होता है और न्यूट्रिएंट को स्टोर करने का काम करता है कौन, ल्यूकोप्लास्ट। फिर ल्यूकोप्लास्ट 3 तरह का है, उस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज और देखो, इसको ऐसे याद रखना, याद रखने का तरीका बता रहे। प्लास्टिड बाबूजी का नाम है, इस प्लास्टिड का 3 बेटा हुआ, बड़ा वाला बेटा का नाम है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा बेटा जो हुआ क्लोरोप्लास्ट, और जो तीसरा बेटा हुआ ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमो क्लोरो ल्यूको। ठीक, याद रखिएगा सीक्वेंस में। प्लास्टिड जो है इसका मेन फंक्शन पे आइएगा तो 2 मेन फंक्शन होता है प्लास्टिड का। अगर मेन फंक्शन पे हम लोग आए बच्चों, तो इसका मेनली 2 ही फंक्शन है। एक प्लास्टिड क्या रहता है, कलर, कलर वाला जितना काम है, हेलो यू आर, कलर वाला जितना काम है बोले तो पिगमेंट को स्टोर रखता है, और दूसरा स्टोरेज। यही 2 मेन काम होता है किसका, प्लास्टिड का। तो जो बाबूजी है, बाबूजी, तो इसका तो दोनों काम था। तो इसका जो बड़ा बेटा हुआ तो वो क्या किया, कलर में लगभग सारा कलर पे हाथ फेर लिया, बाबूजी का माल पे नहीं, बड़का बेटा हथिया लेता है, तो हथिया लिया। तो बाबूजी का जो माल था रेड ऑरेंज जितना भी कलर है लगभग सब, किसमें आंसर आएगा, क्लोरोप्लास्ट, सॉरी क्रोमोप्लास्ट, नहीं मतलब सारा कलर लगभग ये हथियाया कौन, बड़का बेटा, बाबूजी का माल पे। बाबूजी का दुए को काम था, एगो काम पूरे हथिया लिया, लेकिन बाप बापे होता है, एगो मेन पिगमेंट दबा के रख दिया, और वो पिगमेंट का नाम था ग्रीन। थोड़ा बहुत ग्रीन भी आएगा इसमें, लेकिन ग्रीन के लिए मेन जो होगा दूसरा बेटा जो हुआ, तो बाबूजी का जो दूसरा पिगमेंट था, मेन पिगमेंट ग्रीन वाला इसको मिल गया, किसको, क्लोरोप्लास्ट। तो मेनली इसमें ग्रीन ही होता है, हल्का फल्का रेड आता है थोड़ा बहुत, आप रेड याद ना भी रखो चलेगा आपका काम, आप ग्रीन यहाँ याद रखो। नहीं यार, ग्रीन पिगमेंट के लिए कौन सा है, क्लोरोफिल होता है, आपको पता होगा। ठीक, अब 2 बेटा हो गया, अब तीसरा बेटा भी हो गया, तो कलर वाला तो सब कहानी खत्म हो गया था, इसीलिए तीसरा बेटा जो ल्यूकोप्लास्ट हुआ उसको कोई कलर उलर नहीं मिला, तो बाबूजी इसको कुछ देगा ना हिस्सा में, तो क्या दिया, स्टोरेज, न्यूट्रिएंट को स्टोर करने का क्षमता किसको मिला, याद हुआ,
सारा पिगमेंट, जैसे अगर पूछा जाए टमाटर का लाल कलर किसके कारण, मिर्ची का लाल कलर, पपीता का पीला कलर, आम काटते हो लाल पीला ऑरेंज जो दिखता है किसके कारण, समझ में आया। ग्रीन जहां दिख जाए, टिकोला जो बाहर से ग्रीन दिख रहा है किसके कारण, पत्ती लीफ, स्टेम जो ग्रीन दिखता है, ग्रीन दिख गया तो ये बोल देना कलरलेस है। इतना बात याद हो गया। चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्या हुआ, जो तीसरा का बेटा है लिकोप्लास्ट इसको फिर 3 गो हो गया, इसमें 3 गो जो हुआ, पहला जो है एमाइलोप्लास्ट जो कि क्या स्टोर किया, स्टार्च। दूसरा जो किया इलियोप्लास्ट जो क्या स्टोर किया, फैट एंड ऑयल। और एक जो लास्ट है एल्यूरोप्लास्ट जो क्या स्टोर किया, प्रोटीन। देखो हम लोग जो भोजन करते हैं, हम लोग जो फूड खाते हैं, तो फूड में जो एनर्जी देने का काम करता है, सबसे क्विक एनर्जी की जो बात करें, जो मेनली एनर्जी देता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, कार्बो। और जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा तो लिपिड, और जब लिपिड खत्म होगा तब प्रोटीन देगा एनर्जी। ये सीक्वेंस चलता है। जैसे आज से अगर हम लोग भूखे रहने लगे तो सबसे पहले हम लोगों के बॉडी का कार्बोहाइड्रेट ही टूटेगा और एटीपी बनेगा। और जब कार्बोहाइड्रेट खत्म होने के कगार पे आ जाएगा तब हमारा क्या टूटना स्टार्ट होगा, लिपिड, फैट, चर्बी, ट्राइग्लिसराइड, स्टोर फैट। और जब वो भी टूटने लगेगा, लगभग टूट जाएगा, तब प्रोटीन टूटना स्टार्ट होगा। तो इसमें जो 3 बेटा हुआ लिकोप्लास्ट का, बड़का का क्या नाम था, एमाइलो। तो एमाइलो क्या ले लो, स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। मेन चीज हती आया, कार्बोहाइड्रेट मेन चीज था, क्विक एनर्जी देता है नहीं। दूसरा जो हुआ इलायो, तो ये क्या, ऑयल, फैट एंड ऑयल भी लिख सकते थे नहीं ये। और एल्यूरो कुछ नहीं था, एक के को चीजें बचा था, लेना है तो ले, नहीं तो नहीं ले। तो प्रोटीन। तो ये क्लासिफिकेशन है किसका, प्लास्टिड का। ये पूरा जो मैंने बताया, ये क्या बताया, प्लास्टिड के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड मैंने आपको बात किया कि 3 तरह का प्लास्टिड है और तीनों का यहाँ पे क्लासिफिकेशन आपको बता दिया। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे पहले, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में बता ही दिए, सॉरी क्रोमोप्लास्ट, पहला बेटा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है, जैसा कि बताया कैरोटीनॉइड पिगमेंट ये सब स्टोर रखता है। जैसे आइए इसी पे स्लाइड पे पर बता देता हूँ थोड़ा दूर। यही 3 तरह का प्लास्टिड है और किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, क्रोमोप्लास्ट। पहला लाइन है कि इन क्रोमोप्लास्ट फैट सोलेबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन्स, एक्जेंथोफिल एंड अदर आर प्रेजेंट। फैट सोलेबल होता है तो मेनली कैरोटीनॉइड पिगमेंट में क्या है, कैरोटीन्स, एक्जेंथोफिल, नहीं ये सब मौजूद होता है। कैरोटीन में आप लोग शायद सुने होइएगा, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन प्रिकर्सर होता है विटामिन ए का। गाजर में विटामिन ए ज्यादा होता है नहीं, तो गाजर में विटामिन ए ज्यादा नहीं होता है, बीटा कैरोटीन ज्यादा होता है। और वही बीटा कैरोटीन को हमारा लीवर विटामिन ए में कन्वर्ट कर देता है। खैर ये सब बात करूंगा आगे जब आएंगे। तो सेकेंड लाइन, ये कैसा कलर देगा, येलो, ऑरेंज, रेड कलर ये सब देने का काम करता है प्लांट में। जैसे यहाँ पे ये वाला जो स्लाइड है इसमें देखो, ये स्ट्रॉबेरी ग्रीन से रेड हो गया, तो जो ग्रीन था तो क्लोरोप्लास्ट था, और जो रेड हो रहा है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, तो प्लास्टिड आपस में मॉडिफाई भी होता चला जाता है। प्लास्टिड में जो हम लोग यहाँ 3 प्लास्टिड के बारे में बात कर रहे थे, तो दूसरा बात करेंगे किस पे, क्लोरोप्लास्ट। और जैसा कि मैंने बताया पढ़ना भी यही। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल कंटेनिंग पिगमेंट होगा, कैरोटीनॉइड्स भी मिल जाता है। आपको बता दूं यही क्लोरोप्लास्ट के कारण आज अर्थ पे लाइफ चल रहा है। अगर क्लोरोप्लास्ट ना होता तो आज अर्थ पे लाइफ भी नहीं चलता। तो सर इतना बड़ा बात कैसे बोल रहे हो, तो देखो मैं बताता हूँ।
कैसे हम बोल रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट ना होता तो लाइफ भी ना होता, मतलब लाइफ नहीं चलता। ये जो प्लांट है, आपको अच्छे से पता है कि प्लांट क्या करता है, सनलाइट के प्रेजेंस में, यही ना, लाइट जो आता है, तो लाइट क्या एनर्जी है, एनवायरमेंट से क्या लेता है प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, सॉइल से क्या ले लेगा, वाटर प्लस मिनरल्स ले लेगा, और क्या बना के रख देगा, C6H12O6, यही ना बनाया ग्लूकोज। तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया कैसे, ये प्लांट, और यहाँ पे ग्रीन पिगमेंट चाहिए, और वो ग्रीन पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास, प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट के पास है। और यही ग्लूकोज बना, तो यही प्लांट को खा के जिंदा रहेगा रेबिट, इसी को खा के जिंदा रहेगा फॉक्स, इसी को खा के जिंदा रहेगा। तो रेबिट क्या है, हार्बीवोर, तो जितना भी हार्बीवोर है इसी को खा के जिंदा रहेगा। फॉक्स क्या है, कार्निवोर, सब इसको खा के जिंदा रहेगा। अगर रेबिट रहेगा तब ये ना जिंदा रहेगा फॉक्स, फॉक्स थोड़े ना जाके साग फूस खाएगा, पत्ती उत्ती खाएगा, लायन थोड़े ना पत्ती उत्ती खाएगा। अगर मान लो प्लांट ही ना हो, मान लो कि यही नहीं हो, तो प्लांट नहीं रहेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो रेबिट मारा जाएगा, रेबिट नहीं रहेगा तो फॉक्स मारा जाएगा, फॉक्स नहीं रहेगा तो सबका कहानी खत्म हो जाएगा। नहीं, तो इसीलिए क्लोरोप्लास्ट इकोलॉजिकली अगर बात करें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली होता है। इकोलॉजिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली का खिताब किसको गया है, क्लोरोप्लास्ट को गया है। क्या काम करता है, तो फोटो सिंथेसिस का काम करता है। एक मीजोफिल सेल में, अब ये मीजोफिल कहां से आ गया भाई, तो देखो सेल, ये जो अभी मैंने प्लांट बनाया था, तो ये प्लांट में जो आप लोग पढ़े भी होइएगा बचपन से, फोटोसिंथेसिस लीफ करता है ज्यादातर। यही लीफ को अगर बाहर निकाल के जब देखोगे तो इस लीफ में ढेर सारा मीजोफिल सेल दिखेगा। इसी में मान लो ये मीजोफिल सेल है, और यही एक मीजोफिल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट का नंबर होगा 20 से लेके 40 हो सकता है, 20 to 40 पर सेल, क्या क्लोरोप्लास्ट आपको मिलेगा। नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे तो 20 से लेके 40 तक हो सकता है क्या, क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है, अभी और भी बात करना है, इसमें भी ढेर बात है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह बात। अब क्या है, जो क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं तो इसका भी अपना क्या है, शेप एंड साइज सब होता है। तो पहले उस पर बात कर लेते हैं, पहले जनरल बात करते हैं फिर समझने वाला करेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट का शेप एंड साइज पे हम लोग बात करते हैं। देखो इसको हटा रहे हैं हम। क्लोरोप्लास्ट का शेप एंड साइज पे अगर हम लोग आए तो शेप एंड साइज, पहला डिस्क्वाइडल और ओवल शेप का मिलेगा, कहाँ, हायर प्लांट में। दूसरा कप शेप का मिलता है क्ले माइडोमोनास में। तीसरा रेटिकुलेट शेप, मतलब नेटवर्क लाइक जाल की तरह मिलता है रेटिकुल ओइडोगोनियम में सॉरी, ओइडोगोनियम में। और चौथा जो लास्ट इसमें जो है स्पाइरल या रिबन शेप का जो होता है, वो कहाँ आपको मिल जाएगा, स्पायरोगैरा में। तो याद रखना पड़ेगा, डिस्क्वाइडल या ओवल शेप हायर प्लांट में मिलता है, कप शेप क्लेमाइडोमोनास में, रेटिकुलेट ओइडोगोनियम में, और स्पाइरल स्पायरो गायरा में मिलेगा। अब आइए स्ट्रक्चर पे आएंगे हम लोग। तो स्ट्रक्चर में जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसका भी कहानी है। चलिए पहले एक बार कहानी ही सुन लेते हैं, फिर स्ट्रक्चर पे बात करेंगे इसका। तो सेम उसी तरह का कहानी है। क्या कहानी है यहाँ, क्या हुआ, टाइम हो गया है ना। तो इसका कहानी क्या है, देखो इसका कहानी क्या है। इसमें भी फिर उसी तरह से सेल है दो तरह का,
सेम वही कहानी है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ आएगा। तो एक सेल क्या था, प्रो कैरियोटिक सेल, सेम माइटोकॉन्ड्रिया वाला कहानी है यहाँ पे, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ। और एक है यू कैरियोटिक सेल, दो तरह का सेल है हमारे पास। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या बताया कि सेल मेम्ब्रेन होगा ही होगा, वैसे तो बिना मेम्ब्रेन का तो यूकैरियोट भी नहीं होगा। यूकैरियोट में भी सेल मेम्ब्रेन क्या होगा, मौजूद होगा, साइज बड़ा होगा यूकैरियोटिक सेल का। प्लस क्या होगा, सेल वाल भी मौजूद होता है इसमें, यहां से सेल वाल, तो बाहर वाला ये क्या है, सेल का दीवाल, और अंदर वाला जो है ये क्या है, सेल का मेम्ब्रेन। क्लियर। और इधर जो हम लोग बात कर रहे हैं इसमें भी वाल बना दो, तो जो बाहर वाला है यूकैरियोटिक का सेल वाल, प्लांट सेल वाल हो गया, और ये सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। प्लस क्या है, ये प्रोकैरियोटिक है तो इसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लिख दीजिए। सर्कुलर डीएनए मिलेगा, 70s राइबोसोम भी मिलेगा, कैसा वाला, 70s राइबोसोम सब मिलेगा। क्लियर। बाकी वही सब बात, अंदर इसका प्रोटोप्लाज्म सब है, प्लाज्मिड मिल सकता है। और यूकैरियोटिक है तो आप यहाँ न्यूक्लियस न्यूक्लियस चाहो तो बना सकते हो, ये न्यूक्लियस है। एक बार न्यूक्लियस बोल दिए तो चार बात, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियोलस होगा, और क्रोमोसोम भी होगा। क्लियर, वो चार बात आ जाएगा। अब देखो अगला स्टेप। अब क्या होता है, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, तो मैंने क्या बताया कि शुरुआती जो लाइफ आया शुरू में, अब ध्यान से सुनना, यहां से थोड़ा मॉडिफिकेशन है। शुरू का जो भी लाइफ आया ना, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता था, हेट्रोट्रॉप था, ऑटोट्रॉप तो कोई था ही नहीं। हेट्रोट्रॉप करने का मतलब क्या है, हेट्रो मतलब अलग, जैसे मैंने आपको बताया था एटम जुड़ा तो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जुड़ के कंपाउंड, कंपाउंड जुड़ के सेल आया था ओरिजिन ऑफ लाइफ में। तो जो समुद्र था, सागर था, महासागर था, जहां सेल आया था वहां ढेरों केमिकल था, भंडार था केमिकल। वहीं पे वो क्या करता था, केमिकल को तोड़ तोड़ के अपना काम चलाता था, केमिकल को तोड़ के अपना काम चला रहा, ये भी केमिकल को तोड़ के अपना काम चला रहा था। इसको ज्यादा केमिकल तोड़ना पड़ रहा होगा क्योंकि इसका साइज बड़ा था, इसको कम। फिर जब धीरे धीरे केमिकल कमने लगा, जिस जगह ये रह रहा था वहां विसिनिटी में केमिकल कमने लगा, तो भटकना पड़ गया इसको। उसी कंडीशन में इसको दिख गया रॉक, तो सोचा क्या नहीं रॉक को तोड़ दे, पत्थरे को तोड़ ले। तो कुछ प्रोकैरियोट आज भी रॉक को तोड़ता है, जिसको ऑटोट्रॉप में कन्वर्ट हुआ लिथो ऑटोट्रॉप, रॉक को तोड़ता था और उससे एटीपी बनाने लगा। यहाँ थोड़ा हम शॉर्टकट में जा रहे हैं, मेन जगह पे हम आना चाह रहे हैं। तब फिर हेट्रोट्रॉप से ऑटोट्रॉप में कन्वर्ट हुआ, जब एटीपी बनने लगेगा तो ऑटोट्रॉप हो गया, हेट्रोट्रॉप से ऑटोट्रॉप। कुछ प्रोकैरियोट, लेकिन कुछ दर बदर भटक रहा था, कुछ तो कीमो हेट्रोट्रॉप से कीमो ऑटोट्रॉप में भी कन्वर्ट हुआ, फिर लिथो में कन्वर्ट हो गया। लेकिन कुछ प्रोकैरियोटिक सेल को दिख गया क्या, सनलाइट तो है, लाइट तो आ रहा है, लाइट एनर्जी है, कितना मजा आ जाए कि इस लाइट को कन्वर्ट कर दिया जाए, एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाए, कैप्चर कर लिया जाए, पकड़ लिया जाए, काम ही बन जाएगा, क्योंकि एटीपी भी एनर्जी है। तो इसी को पकड़ने के लिए प्रोकैरियोट अपना काम स्टार्ट किया, और उसने क्या किया, अपने मेम्ब्रेन पे पिगमेंट मॉलिक्यूल सब डालना स्टार्ट किया। कलर को पकड़ना था बच्चों, कलर को पकड़ना था। ठीक है, तो कलर को जो पकड़ना था, लाइट, जैसे लाइट है, लाइट में कौन सा कलर है, 7 कलर। हम लोग हाथ से कभी पकड़ पाए क्या, ऐसे पकड़े तो क्या लग रहा है आ गया होगा, लाइट पकड़ा गया है। आज जाके दिन में सन में कर लीजिएगा, देखिए खोले कहाँ लाइट निकली। अगर पकड़ाता तो मजे आ जाता, क्या मजा आ जाता,
दिन के समय बोरा बड़ा वाला ले लेते, सनलाइट को रख देते और रात में खोल देना था, जाला हो जाता है। कितना मजा आता। कहेगा सर क्या पागलपंती है, ऐसा होता है क्या? लाइट को कैप्चर कैसे करेंगे, हाथ से तो नहीं पकड़ाता है, लेकिन पिगमेंट लाइट को कैप्चर कर लेता है। जैसे आप लोग सुने होगा ब्लैक कलर सारा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता, व्हाइट कलर सारा को रिफ्लेक्ट कर लेता, ब्लू कलर ब्लू को रिफ्लेक्ट बाकी को एब्जॉर्ब, रेड कलर रेड को रिफ्लेक्ट बाकी को एब्जॉर्ब, वायलेट कलर वायलेट को रिफ्लेक्ट बाकी को। क्लियर? तो इसने सोचा पिगमेंट बना ले, तो शुरू में क्या किया, पिगमेंट बनाया। ऐसे तो कहानी और भी लंबा है, लेकिन मैं शॉर्टकट में जा रहा हूं, पहले बता रहा हूं। पिगमेंट बना के मेम्ब्रेन पे चिपका दिया, और यही जो मेम्ब्रेन पे चिपकाया क्रोमेटोफोर कहलाया, क्रोमेटोफोर बनाया। और ये क्रोमेटोफोर क्या करने लगा, लाइट एनर्जी को कैप्चर करके एटीपी बनाना स्टार्ट कर दिया। कहने का मतलब ये फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर दिया। ये बात पता चल गया किसको, यूकार्योटिक सेल को, कि कोई है जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो यूकार्योटिक सेल बोला, इसको जाके ऑफर दिया। क्या ऑफर दिया, तुम मेरे अंदर आ जाओ, बदले में जो तुम चाहोगे वो देंगे। तो ये बोला देख आ तो जाएंगे, लेकिन मेरा भाई जो गया था माइटोकॉन्ड्रिया, उसको तू जगह कम दिया है, जगह पूरा देगा तब आएंगे, कम देगा तो नहीं आने वाले। ये तो सोचा कि आ जाएगा तो मजे आ जाएगा। क्या मजा आ जाएगा कि ग्लूकोज बनाने वाला आ गया, लाइट को कैप्चर करके एनर्जी बना देगा, और उसको तोड़ के एटीपी बनाने वाला पहले आ चुका है। नहीं सोचेगा मैं मजे आ जाएगा, तो बस ये तैयार हो गया कि आ पूरा जगह देंगे, आ जा। तो फिर वही बात, मैं भी सेल तू भी सेल, मेरे को अंदर लेगा कैसे, सारा बात यहां से कनेक्ट कर दीजिए माइटोकॉन्ड्रिया वाला, कि मैं भी सेल तू भी सेल, मेरे को अंदर लेगा कैसे, क्योंकि ये प्रोकार्योट है ये यूकार्योट है। तो बोला वो आने के लिए तू तैयार हो। तो बोला कि जैसे तेरा भाई को अंदर लिए थे, तो ये बोलेगा कि भाई तो मेरा मेरे साइज से छोटा था, मेरा साइज तो बड़ा है। तो बोलेगा तू भी आना है तो बोल, अपना वाल हटा, हम भी अपना वाल हटाते हैं। सेम काम किया, आने के लिए तैयार था तो ये अपना वाल हटाया, और इधर से ये भी अपना वाल हटाया और मेम्ब्रेन को मोड़ा। बोले तो फैगोसाइटोसिस किया, तो जगह इसको पूरा देना है, इसके जगह में कमी नहीं होना चाहिए। और इसको क्या बोला कि तैरते तैरते तू अब इधर बर, तो ये थोड़ा साइज ऐसे छोटा हो गया बनाने में, लेकिन जगह इसको पूरा मिला। ठीक, तो सब कुछ लेके आया, 70S राइबोसोम लेके आया, सर्कुलर डीएनए लेके आया, क्रोमेटोफोर ये सब लेके आया, और यूकार्योटिक सेल क्या क्या धीरे धीरे इसको इंगल्फ कर लिया। और जैसे इंगल्फ करेगा यूकार्योटिक सेल, तो अगला स्टेप में और आए, इंगल्फ जो किया, तो देखो ये भी डबल मेम्ब्रेन हो गया ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन। तो डबल मेम्ब्रेन कैसे होता है, क्लियर हो गया। और बाहर से ही क्या किया, इसके ऊपर वॉल को कवर करवा दिया। ठीक, घुस गया तो डबल मेम्ब्रेन हो गया, आउटर और इनर। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन होता है, उसके पीछे का मेन रीजन है दोनों क्या है, सेल विद इन सेल है। खुद सेल था जो यूकार्योटिक सेल के अंदर आ गया, फैगोसाइटोसिस होके आया है, इसीलिए मेम्ब्रेन है इसके पास। इस दोनों के पास सेल विद इन सेल है, इसीलिए इसके पास क्या मौजूद है, ये इस तरह का मेम्ब्रेन इसका मौजूद होता है। अब अंदर तो घुस गया। अब देखो, तो ये कैसा राइबोसोम लेके आया, 70S। कैसा डीएनए लेके आया, सर्कुलर डीएनए। अब जब अंदर घुसा, तो इसको बोला जिस काम के लिए आया कर, स्टार्ट कर, बनाना स्टार्ट कर, कैप्चर करना स्टार्ट कर, फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर। नहीं बच्चों, जिस यूकार्योट में ये घुसा ना, वही बन गया प्लांट। और प्लांट एक नंबर का कोढ़िया होता है, और जिसमें ये नहीं घुसा वो बना एनिमल। एनिमल कोढ़िया नहीं होता है। प्लांट को देख लो, एक बार जहां गाड़ दोगे पूरा लाइफ पड़ल रहेगा वहीं पे। अगर ये हम लोग के अंदर भी घुस जाता ना, तो हम लोग भी कोढ़िया हो जाते। काहे, पेट तो हमेशा भर ले रहता, छत को ट्रांसपेरेंट बनाते, अब पलंग पर पड़ल रहते, ऊपर से धूप आता है इन्वायरमेंट से, या ही जाता है, एगो पाइप डाल देते पानी का मुंह में,
पड़ल रहते, पेट भरल रहता, सुतल रहता, जैसा कि प्लांट कर दिया, एक तरह का कुड़िया की तरह काम किया। तो ये लाइफ को कहिए कि कंडक्ट कर रहा है, और यही जो आ गया इसी का नाम क्या पड़ा, क्लोरोप्लास्ट। प्रोकार्योटिक सेल है लेकिन अंदर आ गया क्लोरोप्लास्ट। प्लस गौर करने वाली बात है, इसमें भी अंदर में ये प्रोटोप्लाज्म, तो यहां भी प्रोटोप्लाज्म और इधर भी प्रोटोप्लाज्म, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को मैट्रिक्स बोल चुके हैं, तो यहां के प्रोटोप्लाज्म को एस्ट्रोमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एस्ट्रोमा बोला जाएगा। ठीक, प्रोटोप्लाज्म को एस्ट्रोमा। अब यूकार्योटिक सेल के अंदर तो घुस गया। अब यूकार्योटिक सेल बोला कि अब स्टार्ट कर, जिसके लिए आया है तू बनाना स्टार्ट कर, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर, बोल दिया इसको। तो बेचारा क्या, पहले पिगमेंट इसके पास कम था, तो एक काम कर, पिगमेंट इसके पास कम था तो इसका अपना काम चल पा रहा था, पूरा यूकार्योट का काम नहीं चला पा रहा था, तो इसको बोला और बना, वही वाला बात। तो बनाते गया तो फिर मेम्ब्रेन वाला दिक्कत कर दिया। जब नहीं हो पाया तो बोला अपना डीएनए वीएनए कम कर, क्योंकि वो एनर्जी ले रहा है फालतू का, मेरे पास ढेर सारा क्रोमोजोम है, इसको यूज कर। तब ये भी अपना सर्कुलर डीएनए को क्या किया, कम। और जब कम किया सर्कुलर डीएनए को ये भी, तो इसमें भी ये क्या हो गया, कुछ चीज के लिए इस पे निर्भर हो गया, इसीलिए इसको भी बोला था सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। सेल विद इन सेल और सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों के लिए आता है टर्म, तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली हो गया। अब क्या हुआ, और बना, इसके साथ प्रॉब्लम हो रहा है, अब ये नहीं बना पा रहा है। पूरे में कहिए कि क्रोमेटोफोर डाल दिया, पूरे में क्या किया, क्रोमेटोफोर पिगमेंट डाल दिया, बोला और बना, बोला अब नहीं बना पाएंगे, मेरे औकात के बाहर है। फिर बोला जरूरत क्या चीज का है वो बता, नहीं क्या चीज का जरूरत है। तो अब ये बोला कि हमको दिक्कत होने लगा, कोई भी चीज अंदर लेने बाहर करने में भी दिक्कत है, तो ये बाहर बना रहा हूं बाहर। तो इसको बोला कि जरूरत क्या है, सिर्फ क्लोरोप्लास्ट बना रहा हूं। तो बोला हमको मेम्ब्रेन का कमी हो रहा है, जितना मेम्ब्रेन था उस पर तो हम पिगमेंट डाल दिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, अब ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम हो रहा है। तो बोला मेरे पास तो मेम्ब्रेन बनाने वाला फैक्ट्री है, जितना चाहिए ले, लेकिन और बना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था ना उसके पास, तो यहाँ पे क्या किया, ये मेम्ब्रेन बनाने वाला फैक्ट्री से मेम्ब्रेन लिया। तो मेम्ब्रेन जो लिया ना, तो ये होशियारी क्या किया, मेम्ब्रेन को ऐसे मोड़ दिया, और इसी के ऊपर दूसरा, इसी के ऊपर तीसरा मेम्ब्रेन है, और यही जो शुरू में इस तरह से मोड़ा, और जितना पिगमेंट था, सोचा अब तो मेम्ब्रेन मिल ही गया, तो पिगमेंट काहे रखे हम इस पे, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होता है, तो सारा पिगमेंट मॉलिक्यूल के बंच को इस पे उठा के डाल दिया। तब कुछ काम चला, तब कुछ काम चला, और यही जो स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को हम लोग स्पेशली एक नाम देते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बन के आया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलेक्वाइड। एक का नाम क्या पड़ा, तो थैलेक्वाइड बनाया। ये क्या बनाया बच्चों, और पूरा मिला के हम लोग बोलते हैं ग्राना। और अंदर का जो लिक्विड है ये कहलाता है एस्ट्रोमा। अंदर में सेल ऑर्गेनली मौजूद है जिसका नाम है राइबोसोम। कैसा वाला, प्रोकार्योटिक वाला 70S। इवन इसके पास सर्कुलर डीएनए भी मौजूद है। क्लियर है यहां तक? कुछ बात और भी है, क्लिक कीजिए पहले, बस खत्म होने वाला है, थोड़ा देर और ये जाएगा खत्म, रह जाएगा तो फिर अगला दिन अच्छा खासा टाइम ले लेगा ये। हम चाह रहे निकाल ही दे, इतना निकल गया तो हट जाऊँ। हाँ, सेल विद इन सेल क्यों बोले इसको भी पता चल गया, कैसे बना है वो भी पता चल गया, थैलेक्वाइड ग्राना कैसे बना क्लियर हो गया। क्लियर, इसको क्या बताया, अच्छा, दुनिया का सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन इसी एस्ट्रोमा में होता है जिसका नाम है रूबिस्को। पूरे क्लोरोप्लास्ट का 16%, प्रोटीन का 16%। मिटाऊं, इसको मिटा रहा हूं, इसको
अब देखो, अब ये जो बना है इसी को अगर थोड़ा ढंग से और बना दे स्ट्रक्चर, तो लगभग बात वही है, बात तो वही है। आउटर मेम्ब्रेन है और जो इनर मेम्ब्रेन है, तो इनर मेम्ब्रेन अलग वाला बना, और बाद में ये मेम्ब्रेन डिटैच हो गया, यहाँ पे अटैच था ना, ये यहाँ से डिटैच हो गया। तो इस तरह से ये एक एक जो बंच है तो ग्राना कहलाता है, ये एस्ट्रोमल ग्राना कहलाता है, एस्ट्रोमा में है, और एक ठो थैलेक्वाइड कहलाता है, और इसी थैलेक्वाइड के ऊपर पिगमेंट मॉलिक्यूल का बंच होता है। इसी पे क्या मौजूद है? पिगमेंट मॉलिक्यूल का बंच। बंच बोले तो गुच्छा, सातों कलर पकड़ना है, पिगमेंट मॉलिक्यूल का बंच। और यही पिगमेंट मॉलिक्यूल का जो बंच है ना बच्चों, यही लाइट को कैप्चर करता है। ये जो पिगमेंट मॉलिक्यूल का बंच है इसी का नाम है क्वांटासोम। क्वांटा, ठीक से लिखो। क्वांटासोम कितना होता है? तो 200 से लेके 250 पिगमेंट मॉलिक्यूल का बंच होता है। ये क्वांटासोम सब है। तो एक क्वांटासोम को हम बाहर निकाले तो ये क्वांटासोम है, एकदम बोर्ड पे नजर रखना, गड़बड़ाना मत। पता है भूख लग गया आप लोग को। यह है क्वांटासोम। इसी क्वांटासोम में होता है एलएचसी। इसी का नाम है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और ये एलएचसी जो बना होता है, क्या ज्यादा हो गया क्या? एलएचसी जो बना होता है 7 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए का, 5 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल बी का, और 2 एसेसरी पिगमेंट। अब जो लाइट आएगा, जो लाइट आएगा बोर्ड पे नजर रखना है, कहाँ टकराएगा? क्वांटासोम पे। क्वांटासोम में कहाँ? एलएचसी पे। एलएचसी में कहाँ? क्लोरोफिल, इस सब पे। तो जैसे लाइट टकराएगा तो इस लाइट को ये क्या कन्वर्ट कर देता है? किसमें? एटीपी प्लस NADPH। तो एटीपी कहाँ बनता है? थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे। क्वांटासोम में एलएचसी पे। NADPH कहाँ बनता है? थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे बनता है। मतलब लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे होता है। तो ये सब एटीपी सब तो इस पे बना, और जो 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 अंदर वाला पार्ट है, अंदर, ये इसको क्या बोले थे? इसको क्या बोले थे? एस्ट्रोमा। इसी एस्ट्रोमा में क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को मिला के ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6। और इसको बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है, वो एनर्जी कौन दे रहा है? वो एनर्जी यही दोनों ना दे रहा है। तब एस्ट्रोमा में ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज कहां बनता है? एस्ट्रोमा में। ग्लूकोज कहां बनता है? एस्ट्रोमा में। नहीं, याद रखिएगा, ग्लूकोज कहां बनेगा? एस्ट्रोमा में। अब देखो, मतलब लाइट, यहाँ पे दो तरह का रिएक्शन होता है रियल में, फोटोसिंथेसिस अगर आप लोग थोड़ा बहुत आइडिया हो। एक लाइट रिएक्शन बोला जाता है, और ऐसे तो डार्क रिएक्शन बोलना गलत है, बट बोल देता हूं फिलहाल, डार्क रिएक्शन। नहीं, आप लोग पढ़े होइएगा लाइट रिएक्शन में। तो लाइट रिएक्शन का सारा काम कहां पे होगा? थैलेक्वाइड में। लाइट रिएक्शन कहां चलेगा? थैलेक्वाइड में। लाइट रिएक्शन में क्या बनेगा? एटीपी प्लस NADPH। ठीक है। और इसका यूज कौन करेगा? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कहां चलेगा? एस्ट्रोमा में। कहां चलेगा? एस्ट्रोमा में। नहीं, एस्ट्रोमा में क्यों चलेगा? क्योंकि एस्ट्रोमा में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से घुला पड़ा रहता है, तो यहाँ दोनों मिल जाता है। तो यही क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा C6H12O6। ग्लूकोज कहाँ बनेगा? एस्ट्रोमा में। नहीं, और एटीपी वाला एनर्जी यूज कर लिया तो क्या बचेगा? ADP प्लस
HTI, और उधर क्या बचेगा, NADP+। कहाँ ये बचा, ये रिसाइकल होने चला गया। फोटोसिंथेसिस में वाटर यूज हुआ है, कहाँ पे, वाटर जो यूज हुआ है कहाँ पे, लाइट रिएक्शन में वाटर टूटता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है कहाँ पे, लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन कहाँ चला है, थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे, तो वाटर कहाँ टूटा है, इसके ल्यूमेन में, और यही ऑक्सीजन निकलता है। थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे ही सारा कहानी हुआ है, तभी जाके ये काम किया है। क्लियर है, तो ये थैलेकॉइड का कहानी बताया, फोटोसिंथेसिस का। वैसे तो बात और भी है, और बढ़ूं, तो इसी से रिलेटेड जो भी होता है इसी को बोलता है हिल रिएक्शन। हिल नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, इसी में दो बात किए थे, फोटो सिस्टम फर्स्ट, ये सब कनेक्ट कर देंगे दूसरे जगह से हम आपको। और डार्क रिएक्शन जो चला, इसी में तो केल्विन नाम के साइंटिस्ट बताए थे, C3 साइकिल, C4 साइकिल, CEAM। आगे पढ़ाऊंगा। आया मजा, बात तो और भी है, बात तो और भी है। हमको पता है इधर वाला थोड़ा सा दिक्कत किया होगा आपको, क्यों, क्योंकि अभी आप टच, हाँ टच नहीं है, पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा कि क्या खेला किए थे हम। हाँ फोटोसिंथेसिस का पार्ट है आपका, ये खत्म, क्लोरोप्लास्ट भी डन, काफी है इतना। रूबिस्को एंजाइम बताया ही, दुनिया का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम कहाँ होगा, इसी में रहेगा। कौन, कितना रहेगा, 16% अकेला। दुनिया में इससे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम कोई है ये नहीं है। कौन सा एंजाइम, रूबिस्को के बारे में। फंक्शन क्या है क्लोरोप्लास्ट का, तो मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना। दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बैलेंस करने का काम करेगा। तीसरा क्या है, जो लाइफ चल रहा है अर्थ पे यही करवाएगा, नहीं बिना इसका लाइफ ही नहीं चलेगा। इवन इसके पास सर्कुलर डीएनए भी है ना, इसके पास 70S राइबोसोम भी तो है। तो आगे 12 में आइएगा तो पढ़ाऊंगा, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में भी हेल्प करता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में भी हेल्प करता है। एगो बच गया लिकोप्लास्ट, अगले क्लास में कर दूंगा, ऐसे लिकोप्लास्ट में कुछ है नहीं। लिकोप्लास्ट में बहुत छोटा सा है, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, 3 तरह का होता है, और तीनों कौन क्या स्टोर करता है उतना बता दिया, आपका काफी है, उतना बता दिए। अब आगे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपको कुछ क्वेश्चन बना लेना चाहिए। चलिए लास्ट में क्वेश्चन खाली बना लेता है 2-4, बस 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 क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन क्लेमाइडोमोनास इज, क्लेमाइडोमोनास में क्लोरोप्लास्ट का नंबर जल्दी बताओ। क्या बोल रहा है, ये भी तो देख, शुरू में बताए थे 1 होता है। ये बनाओ, द येलो एंड ऑरेंज कलर ऑफ petals petals and fruits is due to chlorochromo, clear, next, rubisco is present in, क्या आंसर जाएगा, अभी बताए 16% आता है स्ट्रोमा। नेक्स्ट, which of the following plastids are not exposed to light, कौन लाइट में नहीं है, लाइट में जो जाएगा वो कलर पकड़ लेगा, तो यहाँ बिना कलर पकड़ने वाला, इसको लाइट से कोई मतलब, पता है ना, पिगमेंट, तो पिगमेंट से मतलब है नहीं। प्लास्टिड, द प्लास्टिड दैट गिव्स ऑरेंज येलो कलर ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स आर,